आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG3 का ब्लॉक 7 जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसकी पूरी समरी हम देखेंगे और इसके बाद एंड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम ये भी डिस्कस करेंगे। दिस नॉवल इज एक्चुअली अ बिल्डिंग्स रोमांस, ऐसी नॉवल जिसमें कि आपको किसी आर्टिस्ट के बचपन से लेके उसके बड़े होने तक का पूरा सफर दिखाई देता है। तो हमें भी ये जेम्स जॉयस का इट्स काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी आपको पता है किसी के पूरे जीवन के बारे में अगर हम लिखते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपके जीवन के बारे में एक स्टोरी लिखी तो मैं कहूंगी कि ओके ये आपकी बायोग्राफी है। पर अगर मैं अपने खुद की लाइफ के बारे में लिखती हूँ जहाँ पे कि बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने क्या क्या चीजें की, दैट वुड बी एन ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि मैं खुद की लाइफ के बारे में लिख रही हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ बिल्डिंग्स रोमान एंड दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। कोर्स कहानी शुरू होती है एकदम बहुत ज्यादा बचपन से, जब स्टेफन बहुत छोटा था। उसको उसके पापा वगैरह जो कहानी सुनाते होंगे उसी के साथ हमारे नॉवल का पहला सेंटेंस शुरू होता है कि once upon a time, and a very good time it was, there was a moo cow coming down along the road. So बच्चों को आप कहानी नहीं सुनाते हैं, once upon a time there was a fairy, so you can see that here also, and there was the moo cow. So like बचपन में, और फिर उन्होंने बेड पे सूसू कर दी थी स्टेफन ने, because he was a kid, right? So then he could feel the warmth of that pee, and he also explained about that कि उसने कैसे आवाजें सुनी, कैसे उसने सुसु किया, कैसे उसको गर्म फील हुआ. So he's talking about all the five senses, he's explaining that. सो थ्रू आउट द नॉवल हम देखते हैं कि स्टेफन के पिताजी बहुत अच्छे से पैसे नहीं कमा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो हैव टू मूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे स्कूल्स स्टेफन को चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल इश्यूज, एंड उनको सिटीज भी बार बार चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते किसी एक सिटी में सस्टेन करने के लिए। स्टेफन इज अ कैथोलिक, ही इज अ क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन, एंड आयरिश नेशनैलिटी के हैं वो, एंड ऑल्सो रियल लाइफ में भी ही इज एन आयरिश राइटर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थ्रू आउट द नॉवल इसमें आपको उनके फैमिली के, उनके रिलीजियस एंड उनके पॉलिटिकल व्यूज बहुत सारे देखने मिलेंगे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने ये चीजें बहुत ज्यादा देखी हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं नॉवल में कि जैसे जब ये क्रिसमस डिनर के लिए घर जाते हैं तो इसके अंकल पूरा और फैमिली बैठ के उनका डिस्कशन चल रहा है। चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल करके उस वक्त उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे, सो ऑफ कोर्स कोई भी पॉलिटिक्स में है तो लोग उनके अपोजिशन में होंगे और उनके फॉर में होंगे, राइट? सो देन इस पूरे बात को लेके क्रिसमस डिनर पे उनके यहाँ पे फुल कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिक्स कितना ज्यादा इनग्रेन्ड होगा इनकी लाइफ में, कि इनकी फैमिली के बीच में भी जंग टाइप से छिड़ी हुई है कि नहीं वो सही कर रहा है वो गलत कर रहा है, राइट? So he was very much involved in that, and he was also a very devout Christian. जब स्टेफन थोड़ा बड़ा होता है तो उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है। ऑफ कोर्स इट्स ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल, एंड जब वो जहाँ जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये जगह बहुत अलग है और यहाँ पे सब लड़के हैं, एंड लड़के क्योंकि थोड़े से रफ एंड टफ टाइप्स होते हैं तो उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ही इज अ वेरी सेंसिटिव किड बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट, राइट? सो ही इज अ वेरी सेंसिटिव किड, बट वहां पे ऐसा नहीं है, एंड यू कैन नॉट शो योर इमोशंस। और इसीलिए उसको अपनी मम्मी की भी याद आती कहीं ना कहीं कि मेरी मम्मी कितनी सॉफ्ट है, वो मुझे कितना प्यार से रखती है और ये लोग मुझे कितने रफली हैंडल करते हैं। बट वो अपने आप को रिमाइंड कराता है कि नहीं जाने दो, मैं छुट्टी पे घर जाऊंगा, सो आई विल बी विद माई मदर अगेन। सो इस तरीके से अपने आप को याद दिलाता है। फिर उसके स्कूल में ही किसी बच्चे से उसका झगड़ा हो जाता है तो वो सीनियर्स उसको धक्का दे देते हैं गंदे पानी में। गंदे पानी का एक पडल होता है, कीचड़ का जो पडल नहीं होता अपने यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वैसा, जिसमें कि गिरने के बाद अगले दिन उसको बुखार आ जाता है। अब उसको बुखार आता है तो वो सोचता भी है कि मैं गंदे पानी में गिरा, उसने मुझे धक्का दिया, इस वजह से मैं गिरा। लेकिन उसके पापा ने उसको बताया था कि बेटा किसी की चुगली नहीं करना, क्योंकि उसके पापा को पता होगा अभी चुगली करोगे और फिर बाद में वो लोग तुम्हें और परेशान करेंगे। तो ये चुगली नहीं करता है। लेकिन जब टीचर देखते हैं सुबह सुबह कि उसको फीवर आया है तो वो उसको फिर नर्स के वहां पे लेके जाते हैं, फिर उसका इलाज वगैरह होता है, पर उसके बाद कोई उसको परेशान नहीं करता है। फिर स्कूल में जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो वो देखता है कि एक दिन अचानक से स्कूल की सिक्योरिटी और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि शायद कुछ लड़के आपस में कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहे थे, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे थे वो, जिसकी वजह से कि स्कूल ने अपनी स्ट्रिक्टनेस को बहुत बढ़ा दिया है। और उनके जो फादर थे, जो टीचर भी थे वहां पे, ही ऑल्सो इज वेरी स्ट्रिक्ट उस वक्त जो उनको पढ़ा रहे थे। सो स्टेफन का चश्मा एक्चुअली जेन्युइनली टूट गया होता है, जिसकी वजह से कि वो रीड नहीं कर सकता था क्योंकि उसका चश्मा खराब था। लेकिन ये फादर को लगता है कि स्टेफन झूठ बोल रहा है या ये उसको पढ़ना नहीं है, इसलिए वो नाटक कर रहा है, तो वो उसको पनिश करते हैं, उसको मारते हैं, जिससे उसको काफी लग जाती है। तो स्टेफन को बुरा भी लगता है क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, सच में ही ऐसा हुआ था, एंड ही कुडंट हेल्प इट। तो बाकी बच्चे भी जब उसको एनकरेज करते हैं कि नहीं तुम इसकी कंप्लेन करो, तो फिर स्टेफन जाके जो मेन इंचार्ज बड़े वाले फादर हैं उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। सो फादर फिर आके इस टीचर को डांटते हैं और स्टेफन को बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। फिर जब तक उसका नया चश्मा नहीं आता, ही हैज एन एक्सक्यूज टू नॉट टू डू दैट असाइनमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट विन्स विच स्टेफन कैन रिमेंबर।
सो ऑफ कोर्स वी हैव टू सी हियर कि आपको बहुत रैंडम एंड बहुत छोटी मोटी चीजें किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हमारे बचपन में भी हुए होंगे, ऐसे कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आपको याद होंगी कि हाँ मेरे बचपन में ऐसा एक बार हुआ था. सो दीज आर नॉट वेरी लाइफ अल्टरिंग डिसीजंस फॉर समवन. हम रीड भी करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, क्रिसमस डिनर पर डिस्कशन चल रहा था, फिर क्या, देयर इज नो आउटकम ऑफ इट, राइट. ये तो स्टोरीज में कैसे होता है कि एक बिल्टअप होता है और फिर वो बिल्टअप फाइनली इट लीड्स टू समथिंग, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नॉट एट दिस पॉइंट. पर ये सारे इंसिडेंसेस, एक एक छोटा छोटा इंसिडेंट, इट बिल्ड्स यू एज अ पर्सन, राइट. तो हम वो बिल्डिंग अप यहाँ पे देख रहे हैं. अब जब स्टेफन थोड़े और बड़े हो जाते हैं, ही इज अ लिटिल बिट ओल्डर, उनको स्कूल में भी वो नोटिस करते हैं कि ही इज नॉट वेरी एथलेटिक, ऐसा कोई स्पोर्ट्स वगैरह में वो बहुत अच्छे नहीं है, बट ही इज गुड एट राइटिंग. हैज अ रियलाइजेशन कि हाँ ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, यू नो. एंड ऑल्सो इन बिटवीन ही ऑल्सो हैज टू चेंज स्कूल्स, क्योंकि उसके पिताजी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कभी कुछ स्कूल्स, कभी कभी उनको सिटीज भी चेंज करनी पड़ती हैं. जब वो स्कूल में ही होता है तभी उसको एक लड़की है जिसका कि नाम है एमा क्लेरी, जिसपे कि उसको क्रश हो जाता है स्टेफन को. सो ही इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू हर, और इतने सालों से वो उसे देख रहा है. तो एमा को फेमिनिटी का एक पीक पीक मान लेता है कि हाँ ये ऐसी ही होती है, अच्छी लड़कियां, सुंदर लड़कियां, बस कुछ भी फेमिनिन है तो वो एमा ही है, ऐसा ही होना चाहिए. सो इवन दो उसने उससे कभी बात नहीं की है, कभी उसको टच भी नहीं किया है, लाइक दे हैव नॉट इवन टॉक्ड, ओके, बट बिकॉज उसके मन में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि उसे लगता है कि बस जो भी कुछ है, जितनी सुंदरता है, वो सब यही है, बस सब कुछ एमा में ही है. एंड उसका ये अट्रैक्शन बहुत सालों से चला आ रहा है. स्टेफन की फैमिली को वापस डबलिन मूव होना होता है, जहाँ पे फाइनली वो एक कॉलेज में जाता है. ही इज नाउ ओल्ड इनफ, ही इज 16. हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि ही इज गुड एट राइटिंग, एंड उसको राइटिंग की वजह से उसको एक कैश प्राइज मिलता है, बिकॉज ही हैज रोट समथिंग वेरी नाइस, और उसको प्राइज मिला है क्योंकि उसको वो पैसे मिले हैं. एंड ऑल्सो ही इज एट एन एज जहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने की भी बहुत इच्छा है. सो ही स्टार्ट सीइंग प्रोस्टिट्यूट्स. And also he has very vividly explained कि how was his experience with the prostitute, like when he touched her here and there, because उसके पहले उसने किसी लड़की से बात भी नहीं की है. So इसके लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस था, and it was also giving him a lot of rush, right. आपको एक्साइटमेंट भी होता है, एडवेंचरस भी कुछ आप कर रहे हो, प्लस आप किसी से छुप के चीजें कर रहे हो, बिकॉज ही इज नॉट सपोज टू डू दीज थिंग्स. ऑल्सो क्रिश्चियनिटी में दिस इज ऑल वेरी मच सिंफुल. सो ऑल्सो एक इस चीज का एक रश उसको था कि ये सिंफुल है बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, काइंड ऑफ. ही यूज्ड टू गो देयर वेरी ऑफन. इसी बीच में क्या होता है कि उसके कॉलेज से उनको एक 3 दिन की ट्रिप पे लेके जाया जाता है चर्च की तरफ से. ये एक रिलीजियस रिट्रीट था जहाँ पे कि सारे लड़कों को, कि जो प्रीचर्स वगैरह होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, सिन क्या होती है, आप क्या गलत काम कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब वो सिखाते हैं वहाँ पे 3 दिन के लिए. उनको ये सिखाते हैं कि उनको अपने आप को एक एसेटिक बना लेना चाहिए. एसेटिक मतलब हमारे यहाँ पे हम जिसे कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में नहीं रहते हैं, फिजिकली सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी और से, संत महात्मा वगैरह की जैसे. तो अगर आपको एक रिपेंटेंस वाली लाइफ जीनी है तो आपको अपने आप को इस तरीके से ढाल लेना चाहिए कि आप ये सब ना करो. ये सब क्योंकि स्टेफन ऑलरेडी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा था. दिस रिट्रीट ऑफ 3 days इट चेंजेस स्टेफन, उसका फुल माइंडसेट चेंज हो जाता है. इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं प्रीस्ट ही बन जाऊंगा. सो व्हेन ही इज बैक फ्रॉम दिस रिट्रीट, वो फुल चेंज हो जाता है. सब प्रोस्टिट्यूट्स के यहाँ जाना बंद, और प्लस वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी ही विल प्रे अ लॉट, एंड ही विल ऑल्सो गाइड अदर स्टूडेंट्स. उसकी लाइफ एकदम 180 डिग्री चेंज ले लेती है. ही इज नाउ अ टोटली डिफरेंट पर्सन. इट वॉज टू द पॉइंट कि उसके खुद के टीचर आके बोलते हैं कि आई थिंक इट इज टाइम फॉर यू टू टेक प्रीस्टहुड एज योर वोकेशन. तुम बड़े होके, मतलब यू डू इट प्रोफेशनली, तुम इसके पैसे कमाओ या तुम यही काम करो, बिकॉज यू आर सो गुड एट दिस. इसी बीच में जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पे उनका एक दोस्त बनता है क्रैनली एंड स्टेफन बहुत ज्यादा बात करते हैं आर्ट के बारे में, थ्योरीज के बारे में, और किस तरीके से आर्ट होनी चाहिए, किस तरीके से सही, कौन सी आर्ट अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन से रूल्स हैं, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, यू नो व्हेन यू आर इन अ डिस्कशन, और आप बहुत एंजॉय करते हो वो चीजें. सो इस तरीके का डिस्कशन वो लोग काफी करते हैं. उसी बीच में इनके पिताजी एक बार उनसे मिलने के लिए आते हैं, और तब उस वक्त में इसको थोड़ा नोटिस होता है कि यू नो आई एम नाउ वेरी फार अवे फ्रॉम माई फैमिली, क्योंकि ही हैज बीन लिविंग अवे फॉर अ वाइल नाउ, एंड ऑफ कोर्स दे आर योर फैमिली, बट आफ्टर अ पॉइंट अगर आप उनसे बहुत दूर रह रहे होंगे तो फिर आप वो कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे. ऑल्सो ही फील्स अ लिटिल बिट एम्बैरेस्ड ऑफ हिज फादर, क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा शराब पी रहे होते हैं, जो कि बाकी किसी के पेरेंट्स नहीं कर रहे होते. वो सब बच्चे काफी अच्छे घर से आते हैं. सो देन थोड़ा उसको शर्म भी आ रही होती, तो कहीं ना कहीं उसका जो बॉन्ड है अपनी फैमिली से वो भी थोड़ा कम होने लगता है, थोड़ा टूटने लगता है. एंड ऑफ कोर्स वो अपनी क्रश से भी धीरे धीरे मूव ऑन कर चुका है. सो स्लोली ही इज लूजिंग टाइज विद एवरीवन, राइट. प्रीस्टहुड भी वो फॉलो करने वाला था, बट अब वो नहीं कर रहा है. एंड अब उसके दोस्तों से भी उसके बॉन्ड थोड़े थोड़े टूटते जा रहे हैं. सो नाउ दिस इज द टाइम फॉर हिम टू डिसाइड कि अब वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में.
एंड दिस इज द टाइम व्हेन ही डिसाइड्स टू गो टू द बीच, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा है कि अब उसको क्या करना चाहिए आगे. ही हैज अ चॉइस टू फॉलो priesthood, but he is not entirely ready for it, for that kind of vocation. So then this is the time for him to choose the right path for him. वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन he has to choose it, he has to make a decision now, and he does. तो ये सोच रहा होता है कि मे बी आई विल टेक इट, बट कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत डिजायर्स हैं, मुझ में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और मैं उन इच्छाओं को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ. बिकॉज इफ यू बिकम अ प्रीस्ट यू हैव टू लीव एवरीथिंग, राइट. ये सब पैसा कमाने की इच्छा है, या फिर इफ यू वांट टू बी विद अ वुमन, इफ यू आर अ मैन एंड यू वांट टू बी विद अ वुमन, या वाइस वर्सा, या जो भी कुछ है. सो दिस फिजिकल नीड, दिस फिजिकल डिजायर एंड द डिजायर टू एक्सप्लोर, ये सब कुछ आपको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज देन यू हैव डिसाइडेड कि योर लाइफ इज ओनली एंड ओनली अबाउट गॉड, and that's all there's to it, which is of course it's also a good thing. But उस वक्त में स्टेफन को लगा कि ये मेरे लिए सही रोड नहीं है, दिस इज नॉट द रोड विच आई वांट टू टेक. ही स्टिल वांट्स टू एक्सप्लोर. ओके, सो वो बीच पे एक लड़की को देखता है नहाते हुए, एंड उसको लगता है कि देखो ना, ये लड़की कितना एंजॉय कर रही है, और मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं भी इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करूं. मैं लिखना चाहता हूँ, लिख के मैं चाहता हूँ कि लोग मैं जो लिख रहा हूँ उसको रीड करें, लोग मेरी तारीफ करें, मैं पैसे कमाऊं, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ बनूं. वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं प्रीस्टहुड को नहीं चूज करूंगा, एंड आई डिसाइड दैट आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, एंड आई विल बिकम एन आर्टिस्ट. और इसी तरीके से फिर वो अपनी प्रीस्टहुड वाली लाइफ को छोड़ के राइटिंग वाले करियर में आगे बढ़ते हैं. एंड देन नाउ एज वी नो ही इज अ फेमस राइटर. हम उनकी किताब आज पढ़ रहे हैं, सो ऑफ कोर्स ही इज अ फेमस राइटर. And that's how the novel ends. And I hope this was clear, the summary was clear. Let's go through the questions. कैसे questions आते हैं. So stream of consciousness की बात की गई है. It is one of the very important question, क्योंकि इसकी जो narrative technique है ये बहुत stream of conscious वाली है, कि जो हो रहा है वो अपनी चीजों के बारे में बता रहा है. And he is very much also, मैंने कहा था कि वो आपके senses को feel कराता है, कि जब उसने बेड में सुसु कर दिया तो वो सुसु उसको गर्म लग रही थी, या फिर जब वो स्कूल में गया बच्चे बहुत रूड थे, सो देन ही कुड रिमेम्बर द वार्मथ ऑफ हिज मदर, राइट. सो वट एवर ही इज फीलिंग, उसके कॉन्शियसनेस में जो भी चल रहा है, सो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए. और फिर सिंबलिक एलिमेंट्स को आप एक्सप्लेन, बहुत सारे सिंबल्स इस नॉवल में यूज हुए हैं, आप उनको एक्सप्लेन कीजिए. रिपीटेशन एंड सिंबलिज्म के बारे में बात कीजिए. नैरेटिव टेक्निक मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिसमस डिनर वाला जो एपिसोड है, जहाँ मैंने कहा था कि इनके अंकल का पार्नेल वाले पॉलिटिशियन है, उस बात पे इसका पूरा जो घर है वो हाफ ऑफ हो जाता है. ये फॉलो करते हैं, ये नहीं करते हैं. जो नॉवल का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कीजिए. जब ये क्रांली के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, आर्ट कैसी होनी चाहिए वगैरह, उसमें काफी बड़ा डिस्कशन इनका होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एस्थेटिक पॉस्टुलेशन, उन पॉस्टुलेशन को आप डिस्कस किए. भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में. एंड कमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू इन पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और इसका क्या पर्पस है ये आप डिस्कस कीजिए. इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं.